नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। कभी कभी लगता है कि सरकार के कामकाज की समीक्षा करते करते मैं ऐसी बातें बोलने लगा हूं जो विपक्ष के लोगों को बोलना चाहिए। मेरा मकसद सरकार पे हमले करना नहीं होता, मेरा मकसद सूचनाओं का विश्लेषण करना होता है। लेकिन वो विश्लेषण भी इतना सरकार के खिलाफ हो जाता है, एंटी गवर्नमेंट हो जाता है कि कभी कभी लगता है कि भैया अपन पार्टी तो नहीं बन गए हैं। अब आज जो खबर बताने वाला हूं उसके बाद आपको लगेगा, मुझे कम से कम ये लगता है यार, ऐसे सरकार चल रही थी इस देश में, ऐसे नीतियां बन रही थी, इस तरह से हवाई तरीके से कोई भी चलते फिरते सड़क चलते सरकार के पास आता था और सरकार उसके लिए लाठी गोली चलाने को तैयार हो जाती थी। ऐसे हवाई आइडियाज़ पर इस देश की सरकार चलती रही और आइडियाज़ भी ऐसे लोगों के जिनकी आइडिया देने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो आइडिया देके पाला छू के धप्पा करके चले जाते हैं, सरकार झेलती रहती है। और आज हम बात करेंगे इसी तरह के कुछ मामलों की, कुछ सलाहों की, जिसको इस देश के लोगों ने ज़बरदस्त झेला। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाइए, मैं अभी आया। में कुछ चीज़ें हमेशा के लिए मिसाल बन जाती हैं और उन चीज़ों के ज़रिए आप सीखते हैं और आपको पता लगता है कि भैया ऐसा भी हो सकता था, हम तो सोच ही नहीं रहे थे। इस लेवल पे भी दुनिया जा सकती है। आपने अक्सर सुना होगा, बड़ा ब्रांड है, ऊंची दुकान, फीके पकवान भी सुना होगा, लेकिन फिर भी क्या खाली डिब्बे को बहुत सारी मार्केटिंग करके, बहुत सारा विज्ञापन करके, पैसा झोंक कर बेचा जा सकता है? लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि इस तरह का हो रहा है। प्रोडक्ट की दुनिया में तो हो ही रहा है, पानी भी लाखों के बिक रहे हैं, लेकिन यहां पर पॉलिटिक्स की दुनिया का ये उदाहरण पहला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार एकदम ही डब्बा बंद करके जो है वो बेची जा रही है, लेकिन फिर भी अभी सबसे पहले सबसे ताज़ी खबर बता देता हूं, और ये है रिपोर्टर्स कलेक्टिव। ये एक संस्था है जो कुछ रिपोर्टर्स ने मिलजुल के, एक 5-6 लोगों ने मिलके एक संस्था बनानी है। 14-15 लोग मान लीजिए। और ये रिपोर्टर खुद ही मेहनत करते हैं, अपनी वेबसाइट चलाते हैं और ऐसी इन्वेस्टिगेटिव खबरें लाते हैं कि बीच बीच में सरकार को झटका देते चलते हैं। इस बार इन्होंने कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट निकाल लिए हैं और वो डॉक्यूमेंट इतने खतरनाक हैं जिसको देखकर आपको लगेगा यार, मेरे और आपकी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले लेने का जिसको हमने हक दिया, वो ऐसी सलाहों पर चलता है। एक आदमी है, उसका नाम आपने अभी तक सुन लिया होगा, शरद मराठे। शरद मराठे एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाला आदमी है। उसको ना तो पॉलिटिक्स की तमीज़, ना उसको एग्रीकल्चर की दुनिया की तमीज़, ना उसके अंदर एनालिसिस की समझ, और एग्रीकल्चर के बारे में उसको बिल्कुल नहीं पता। और भारत की कृषि नीति उस शरद मराठे के एक आइडिया पे बना दी गई थी। उस कृषि नीति के लिए मोदी जी जान देने को तैयार थे और उस कृषि नीति के लिए खिलाफ ही इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। सिर्फ शरद मराठे ही नहीं, उसके बाद में और भी बहुत सारे खेल इस मामले में हुए हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। एक भाई साहब हैं, पूरी दुनिया में जब मोदी जी के इवेंट होते हैं, वो बीजेपी के ग्लोबल डिपार्टमेंट जो है, भारत के बाहर बीजेपी का जो प्रचार करने वाली संस्था है, उसमें वो मोदी जी के इवेंट कराते हैं। जैसे मोदी जी जाते हैं, उनका जो रोड शो निकलता है आप देखते होंगे, फिर यहाँ पे सोशल मीडिया पे चलता, भव्य स्वागत हुआ, या वहाँ पर उनका जो स्टेडियम में आयोजन होता है जिसमें बहुत सारे एनआरआईज़ को बुलाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सारे बोहरे मुसलमानों को एक साथ बिठा दिया गया था। ये सब काम वो भाई साहब करते हैं। वो भाई साहब इंटरनेशनल इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं मोदी जी का, ऐसा समझ लीजिए। और उन भाई साहब का इस देश की सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस देश प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, संविधान के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, देश के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, समाज के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे कि पीएम केयर फंड बना था,
जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है चंदा खरीदने के अलावा, चंदा लेने के अलावा। उनके एक दोस्त हैं मराठे साहब, जिनका मैंने नाम लिया। उन मराठे साहब ने एक बार एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि किसानों की जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन ले लें किसान से और कॉरपोरेट को बना दें उनका पार्टनर, और उसके बाद दबा दब घपा घप प्रॉफिट कमाएं, माल छापें। ये आइडिया मोदी जी को मिला। मोदी जी को मिला, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से उसका आइडिया पे सरकार का पूरा सिस्टम दीवाना हो गया, उससे अंदाज़ा लगता है। प्लानिंग कमीशन को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और मराठे साहब की वो चिट्ठी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास है। उस चिट्ठी के मिलने के बाद किसी एक एनआरआई जो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है अमेरिका में, जिसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उस सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले आदमी के आइडिया पे हिंदुस्तान का प्लानिंग कमीशन जान दिए पड़ा है। प्लानिंग कमीशन का चीफ, यानी पुराने ज़माने के हिसाब से योजना आयोग का उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष योजना आयोग का प्रधानमंत्री स्वयं होता है, यानी योजनाओं के मामले में दुनिया का, देश का नंबर 2 आदमी, वो आदमी मराठे साहब के इस आइडिया को लागू करने में तन मन धन से जुड़ जाता है, या कहें कि पूरे डेडिकेशन से जुड़ जाता है। तन मन धन तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि धन के बारे में कुछ समझाना मुश्किल है, लेकिन तन और मन पक्का है। और योजना आयोग मराठे साहब के आइडिया को लेकर एक ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर देते हैं। वो मराठे जिसका कोई हिंदुस्तान के संविधान के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मोदी जी के कितने सलाहकार हैं आप जानते हैं? सरकार में आधिकारिक रूप से 27 अधिकारी हैं जो मोदी जी के सलाहकार हैं, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कुछ मोदी जी ने चुन के रखे हैं। इन 27 लोगों का काम आधिकारिक रूप से मोदी जी को सलाह देना है, और अगर उनकी सलाह गलत निकलती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन मराठे साहब तो एक सुझाव का पत्र भेजकर एक तरफ बैठ जाते हैं, उसके बाद देश का कुछ भी हो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। देश में लोग मरते हैं तो उनको फांसी नहीं लगेगी। लेकिन उन मराठे साहब का एक चिट्ठी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, नीति आयोग जो हो गया है आजकल, वो उसमें जुट जाते हैं, और उसके बाद एक बनता है टास्क फोर्स। टास्क फोर्स बनने के साथ ही आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मराठे साहब के आइडिया के पराठे पूरे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट के बड़े बड़े हंचोज जो मोदी जी की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं, उनको किसानों के खेतों से मुनाफे बांटने के आइडियाज़ देने के काम पे लगा दिया गया है। एक टास्क फोर्स बनता है, उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट होते हैं, अडानी ग्रुप, उसके बगैर कैसे कोरम पूरा होगा, पतंजलि है, बिग बास्केट है, महिंद्रा साहब हैं, इसके अलावा आईटीसी है, और इसमें बस अगर कोई नहीं है तो किसान नहीं है। किसान नीति बन रही है, इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं है, और किसान संगठन नहीं है, बाकी सब है। किसान की ज़मीन पे क्या होने वाला है, इसके लिए एक टास्क फोर्स बन रहा है, वो किसान की ज़मीनी के फैसले ले रहा है। ये जितनी बातें हो रही हैं ना, ये बात हो रही है 3 किसान कानूनों के बारे में। वो कानून कैसे बने थे एक मराठे के, शरद मराठे के एक चिट्ठी पर, और किस तरह से टूट पड़ा था इस देश का पूरा तंत्र। टास्क फोर्स ने क्या कहा मैं आपको बताऊं। अडानी ने कहा कि भैया 60% पैसा तो सरकार से मिलना चाहिए। आपने देखा होगा अडानी जी का धंधा करने का तरीका, पैसा वो अपने पास से लगाते नहीं हैं, इधर से खींच उधर से खींच और फिर लगाते हैं। इसी तरह से महिंद्रा ने कहा कि इसमें जो सॉल्यूशंस हैं उनका एडॉप्शन होना चाहिए और सर्विसेज की मार्केटिंग होनी चाहिए। मतलब की बात यह है, महिंद्रा साहब का जो टेक महिंद्रा है उससे काम करवाना चाहिए। ऐसे अलग अलग लोगों ने किसी भी तरह से सरकार से कहा पैसे लाओ भैया, 60% पैसे मांगने शुरू कर दिए। ये था इस देश में बना टास्क फोर्स जो किसी कानूनों के बारे में काम कर रहा था। जो डॉक्यूमेंट
उन्होंने छापे हैं, वो मैं आपको भी दे रहा हूँ। इसके अलावा जब कोई फार्मर नहीं है, कोई समाज का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं है, कोई नहीं है, और देश की कृषि नीति बनाई जा रही है, यार कैसे सरकार चलाते हैं? एक कोई आदमी बैठा हुआ सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाला, वो इस देश की कृषि नीति तैयार कर रहा है और पूरे देश का सिस्टम उसके लिए दौड़ रहा है। नीति आयोग का डिप्टी चेयरमैन आनंद फानंद में टास्क फोर्स बना रहा है, दिन रात काम चल रहा है, कृषि कानून बन जाए। अब आप समझेंगे कि उस कृषि कानून में खेल जो था वो क्या था, और उसमें है एक बड़ा खेल ये कि भैया किसानों की इस देश की जो ज़मीन है वो कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएगी। आइडिया दिया गया था कि किसान को मेजॉरिटी पार्टनर बना देंगे कंपनी में, यानी 51% से 60% के बीच में, और माइनॉरिटी पार्टनर कॉरपोरेट को बना देंगे, तो उस कंपनी का मालिक किसान ही रहेगा। देखने में सुंदर लगता है, लेकिन अगर आपने 10 किसानों की ज़मीन ली है और उन 10 किसानों की ज़मीन को लेकर आपने कंपनी बनाई है, तो वो 51% में जो साझीदार होंगे वो कितने हो जाएंगे? और कॉरपोरेट इस तरह से लगातार पूरे देश में जा जा के गाँव-गाँव में किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे। और भी देखिए, इसमें एक तड़का लगता है। अडानी साहब कहते हैं हम नहीं खेल रहे, ये आइडिया अच्छा नहीं है, इस आइडिया में हमको कुछ दो तो आइडिया अच्छा बनेगा। तो आप कह रहे होंगे 60% सरकार पैसा लगा ना। अडानी साहब इससे भी ऊपर की चीज़ मान रहे थे। आपको पता है हिंदुस्तान में अडानी साहब के पास बड़े बड़े वेयर हाउस हैं जहाँ पे गेहूँ वगैरह वगैरह स्टोर होता है। पता है आपको, इस कानून में जो 3 कृषि कानून थे उसमें एक कानून अडानी साहब के कहने पर जोड़ा गया। अडानी साहब ने कहा कि साहब हिंदुस्तान में ना ये असेंशियल कमोडिटी एक्ट बड़ा बुरा है। अब असेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है? जो अनाज की, दालों की, तेल की, दूसरी चीज़ों की इस मुल्क में कालाबाजारी होती है, गोदामों में माल भर लिया जाता है। टमाटर महंगे हुए तो वो गोदामों में भर लिए, गेहूं महंगा होने वाला है तो अपने गोदामों में स्टोर कर लो, दाम बढ़ेगा तो मुनाफा काटेंगे। इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट इसी कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए बना हुआ था, और उसकी एक सीलिंग थी कि कोई भी अनाज इससे ऊपर नहीं जमा कर सकते हैं। अडानी साहब ने ऑब्जेक्शन किया और तीसरा कृषि कानून बनता है जिसमें असेंशियल कमोडिटी एक्ट भी हटाने का फैसला सरकार कर लेती है। और इन नीतियों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, जिनकी ज़मीन है वो सड़कों पर हैं, जो किसान संगठन है वो सड़कों पर हैं, अर्थशास्त्री इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार है शरद मराठे की बीन बजा रही है। इस तरह से इस देश की नीतियां बनती हैं, और इस मामले में बाकायदा लिखा हुआ है कि कैसे अडानी, इसके अलावा एक SEZ और पोर्ट है अडानी जी का, वहाँ पर अडानी एग्रो लिमिटेड की जगह पे एक बाकायदा एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जा रहा है। यानी अडानी की ज़मीन पे सरकार सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रही है, और उसके ज़रिए कच्छ में अडानी की ज़मीन पर बहुत सारे ये कृषि कानून से संबंधित खेल होने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब इसमें जो है आप सब जानते हैं किस तरह से इसका विरोध हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, कानून को वापस लेना पड़ा, और ये किस तरह से अंड बंड संड कानून था जो हिंदुस्तान के 70% लोगों को, जो किसान हैं, उनको हमेशा के लिए कॉरपोरेट का गुलाम बनाने वाला था। पूरे देश की खेती पूंजीपतियों के शिकंजे में जाने वाली थी। इस देश का पूरा कृषि व्यवसाय धन्ना सेठों के कदमों में होने वाला था, और किसान कुछ नहीं होने वाला था। और ये आइडिया एक सेंटेंस से शुरू हुआ था। मराठे साहब ने मोदी जी को एक वाक्य दिया, और ये वाक्य था कि इस देश के किसान की आय दुगनी हो जाएगी इस आइडिया से। बस उसी किसान की आय दुगनी होने की बात को मोदी जी दोहराते रहे, और मराठे साहब की सलाह पर सारा कॉरपोरेट जगत मलाई काटने की तैयारी में लग गया। किसानों के ऊपर लाठियां चली, जुल्म हुए, हम सब ने देखा है। राजधानी की सड़कों पर बवाल हुए, हमने देखा है। किस तरह से इस देश के किसानों को ही इस देश की राजधानी में घुसने से रोक दिया गया,
और लंबे समय तक वो राजधानी की सीमा पर बैठे रहे, ये हमने देखा है, सिर्फ एक शरद मराठे के आइडिया के लिए। ये एक आइडिया था शरद मराठे का, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये सरकार अजीबोगरीब तरीके से फैसले करती है। कोई कहीं का चलता फिरता आदमी कुछ कह के चला जाए, टूट पड़ती है। अब आप कहेंगे एक मामले में हो गया तो आप तो हद हो गई, आपने पूरी पोल खोल के रख दिया। थोड़ी होता है, एक मामला नहीं है। याद कीजिए, जब आप, मैंने देखा है केमिस्ट की दुकान पे एक आदमी अगर दवा खरीदने जाता था, क्योंकि केमिस्ट की दुकान पर पुराने 1000 रुपये के नोट चल रहे थे, दुकानदार मना कर देता था और बोलता था 100 वाली दवा 120 की मिलेगी, 130 की मिलेगी, लेना है तो लो। ये मैंने देखा है। पूरे देश में गरीब को लूटा जा रहा था, अलग अलग जगहों पर उसके बड़े नोट लेने के नाम पे अजीब अजीब तरीके से उसके साथ जुल्म हो रहे थे। लोग नोटबंदी में नोट बदलने की लाइन में लगे हुए थे, कई लोग लाइनों में लगे लगे मर गए। बाद में सरकार ने उसमें जो कुछ लीपापोती की, जो रिपोर्ट आई, उसमें कोई नहीं मरा कह दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग मरे थे। लाठी चार्ज हुए, लोगों को डंडों से बुरी तरह पुलिस ने पीटा। बैंकों के गेट पर तस्वीरें हमने देखी हैं, रोते सुबकते लोग हमने देखे हैं। वो नोटबंदी का आइडिया भी ऐसे ही कहीं से आ गया था। आप सब जानते हैं, एक आदमी है अनिल बोकिल, पुणे में वो अर्थ क्रांति नाम की संस्थान चलाता है। उसने मोदी जी को आइडिया दे दिया, नोटबंदी कर दो, उससे क्या होगा, काला धन बंद हो जाएगा। और मोदी जी ने नोटबंदी को लागू कर दिया। और अनिल बोकिल इतना महत्वपूर्ण आदमी था उनके लिए, उसकी बात इतनी बड़ी थी, उनका ये जो आइडिया इतना बड़ा था, ये सिनिकल आइडिया था, जो वक्त के साथ साबित हुआ कि ये मूर्खतापूर्ण आइडिया था। जो 4 चीज़ें अचीव करने वाली थी, एक भी अचीव नहीं हुई। और उस आइडिया को लेकर मोदी जी ने इस तरह से इस देश के लोगों के साथ तो किया ही किया, अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पर भरोसा नहीं किया। डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान है, ताले में बंद कर दिया गया था सारे मंत्रियों को। ये स्थिति इस देश में हमने देखी है। तो भैया ऐसे कोई भी कहीं भी चलता फिरता कुछ बोल जाए और शहंशाह को जोश आ जाए। हमने सुना था इस देश में कभी चमड़े के सिक्के चला करते थे, लेकिन ऐसी ऐसी एडवाइस पे ऐसी ऐसी चीज़ें होना बड़ा अचरज भरा है। आप सोचिए कि नोटबंदी जैसी बड़ी आपदा, और वो किसी एक आदमी के कहने पर, किसान आंदोलन किसी एक की सलाह पर, इस तरह से तरह तरह के, चूंकि ये वीडियो हो जाएगा लंबा, तरह तरह के उदाहरण इस देश में मौजूद हैं, समय समय पे सामने आते रहते हैं, कोई कहीं से भी। और मैंने आपको बताया कि 27 लोग तो ऑफिशियली एडवाइज़र हैं सरकार के, सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी, फलां सेक्रेटरी। उन 27 लोगों के अलावा, पीएमओ के बड़े अधिकारियों के अलावा, कैबिनेट पूरी की पूरी है। उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता भी कुछ ना कुछ जानकारियां भेजते होंगे। देश भर में थिंक टैंक हैं बड़े बड़े, देश भर के बुद्धिजीवी हैं, मीडिया है, एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं। उन सब के बीच में कम से कम उनकी कोई जवाबदेही तो है। कल को अगर कोई गलत जवाब सलाह देगा और नुकसान होगा, उसको जवाब तो देना पड़ेगा। सरकार का सेक्रेटरी है वो, कैबिनेट का मंत्री है, उसने शपथ ली है, आप उसको हटा सकते हैं। ये कहीं दूसरे देश में रहने वाला आदमी, जिसके व्यापारिक हित भी दूसरे देश में है, वहीं से कमाई करनी है उसको, उसने कह दिया आप चल पड़े। तो क्या सिर्फ मार्केटिंग से ही काम चल रहा था? अभी तक सिर्फ मार्केटिंग से काम चल रहा था। इस तरह से नीतियां बन रही थीं, इसीलिए एक के बाद एक नीतियां लुढ़कती चली गई, और इसीलिए अडानी साहब ने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया देश के लिए। अडानी साहब लुढ़क जाते तो देश में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, सब जानते हैं। अब उन्होंने संकट खड़ा किया नहीं किया, ये तो जांच का मसला है, जांच होगी, जांच हो रही है, रिपोर्ट भी आने वाली है, इससे सीधे नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी है आपके सामने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।